नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और खास पेशकश इसलिए कि मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनका जन्मदिन है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वैसे तो सनय सनय विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 25 मार्च का दिन यानी आज का दिन बेहद खास है उनके लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन जो है, इसलिए लाजमी है कि इस खास दिन उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और संघर्ष की बात हो। तो इस खास मौके पर बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। वो कहते हैं ना कि पूत के पालने पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं, और डॉक्टर मोहन यादव परिवार के कुछ ऐसे ही सपूत के तौर पर उभरे हैं जो अब मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। बचपन साधारण पर सोच असाधारण, धर्म की राह, व्यक्तित्व में आदर्श और कृतित्व में संकल्प के धनी बाबा महाकाल के परम भक्त अब जन नेता बन चुके हैं। तो वहीं सत्ता के शीर्ष पर बैठकर बाबा महाकाल के उज्जैन की सौंधी खुशबू भी वो पूरे देश और प्रदेश में बिखेर रहे हैं। बात उन्हीं के इर्द गिर्द होगी कुछ एक्सपर्ट के साथ, लेकिन पहले देखेंगे एक छोटी सी रिपोर्ट। भगवान महाकाल के अभिषेक की भस्म अपने मस्तिष्क पर लगाकर आध्यात्मिकता से ओतप्रोत व्यक्ति जब सत्ता का संचालन करता है तो वह लोक कल्याण को ही अपना धर्म और कर्म मानता है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार ही धार्मिक आस्था से परिपूर्ण है। पिता स्वर्गीय पूनम चंद यादव और माता श्रीमती लीलाबाई के घर 25 मार्च 1965 को जन्म लेने वाले मोहन यादव 3 भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं। उज्जैन में ही संघ की नर्सरी में जहां मोहन यादव का व्यक्तित्व राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा की दिशा में गढ़ने लगा, तो वहीं अखाड़े के माध्यम से वह दाव पेंच के गुर और लाठी एवं तलवारबाजी के करतब भी दिखाने लगे। बाबा महाकाल की सवारी में अक्सर अपने अखाड़े की ओर से तलवारबाजी का करतब दिखाना उनकी आदत में शुमार हो गया था, जिसे वह आज भी यदा कदा सार्वजनिक मंचों और आयोजनों में दिखाते रहते हैं। उनका मानना है कि शास्त्र जहां हमें बौद्धिक निपुणता प्रदान करते हैं, तो वहीं शस्त्र हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। आध्यात्म में गहन रुचि रखने वाले डॉक्टर मोहन यादव का बचपन से संघ से जुड़ाव रहा, फिर विद्यार्थी परिषद में सक्रिय भागीदारी भी, संघ की जिम्मेदारियों का निर्वहन, युवा मोर्चा में काम, इसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी का सफर बेहद संघर्ष भरा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के पिता स्वर्गीय पूनम चंद यादव जब उज्जैन के निवासी हुए, तब उनकी एक चाय नाश्ते की दुकान से परिवार का संचालन होता था। परिवार में सबसे लाडले और भाइयों में छोटे मोहन शिक्षा के साथ पिता के व्यवसाय में भी हाथ बटाते थे। प्राथमिक शिक्षा से संघ से जुड़ाव की नर्सरी से निकलकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर उनकी कुशलता, दूरदर्शिता, धैर्य और हर जिम्मेदारी के प्रति समर्पणता की वानगी है। मोदी साहब की पसंद बन चुके डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर संभाले 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और अब वे एक मंझे, सधे और गंभीर विजनरी लीडर के तौर पर अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। जब डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, तो उनके जो आलोचक हैं वो जरूर ये कह रहे थे कि ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, ये अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। लेकिन धीरे 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 डॉक्टर मोहन यादव ने ऐसे अपने पैर इस मध्य प्रदेश की सियासत में जमाए कि जो आलोचक थे या जो ये मुगालते पाले थे कि कभी उनको भी मौका मिलेगा, वो चूँकि डॉक्टर मोहन यादव से सीनियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितने आलोचक थे, अब इस 1.25 साल के करीब कार्यकाल के बाद उन आलोचकों के मुंह में दही जम गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता। हालांकि बहुत सारे नेता अभी भी ऐसे हैं जो अपने आप को
भले ही मुख्यमंत्री ना हो वो मध्य प्रदेश के, लेकिन अपने आप को मुख्यमंत्री से कम भी नहीं मानते और उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं कुलांचें कभी कभी मारती रहती हैं। ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बीच डॉक्टर मोहन यादव भी बड़े मुस्कुरा के और सारी जो परेशानियां हैं, सारे जो द्वेष और विद्वेष रखने वाले लोग हैं, सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और खुद अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे नज़र आते हैं। चाहे मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की बात हो, मध्य प्रदेश के बजट को ऐसा बनाने की कि भविष्य परिलक्षित हो, ये बात हो, 2047 के विज़न का रोड मैप हो, या फिर विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना हो, सभी को साकार रूप दे रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। और मुख्यमंत्री का 60वां जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या एक्सपर्ट व्यू हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ खास पैनलिस्ट हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी स्टूडियो में ही मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। कई दशकों की राजनीति, सियासत और सियासी लोग इन्होंने देखे हैं। तो शुरू करते हैं अशोक शुक्ला जी, पहला कमेंट आपसे ही। क्या लगता है डॉक्टर मोहन यादव जब मुख्यमंत्री चुने गए या एक उज्जैन की नगरी, छोटी सी नगरी से निकल कर आए, 2013 में पहली बार विधायक बने, कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, लेकिन एक पार्टी का एक व्यूटो होता है वो उनको काम आया, लेकिन फिर भी ये जो पूरी उनकी अभी तक की जो 60वां जन्मदिन है उनका, और 60 साल की पूरी सियासत को, 60 साल की तो नहीं है सियासत, लेकिन जितनी भी सियासत आपने देखी उनकी, उसको कैसे कैसे बयां करेंगे आप अपने इस पूरे जो पत्रकारिता की आपने जो पूरे दशक देखे हैं उनके हिसाब से? अशोक शुक्ला जी। यहाँ है, और जिस तरह से भी आपने इनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जी, किस तरह से काफी लो प्रोफाइल थे ये, लेकिन आरएसएस से ये जुड़े रहे। और 2023 में जब शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, तब भी ये प्रश्न उठता था कि क्या मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री को लेकर बदलाव होगा, लेकिन लगता था कि नहीं, शिवराज जी तो बहुत जमे जमाए हैं और काफी अनुभवी भी हैं, लोकप्रिय भी थे, लाडली बहना एक योजना भी लेकर आए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो डॉक्टर मोहन यादव को ये जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने निर्णयों से लोगों को चौंकाता रहा है, और कई निर्णय इस तरह के हम लोगों ने देखे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक सत्ता रही भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कई तरह के बदलाव हुए, कई लोग मुख्यमंत्री बने और कुछ मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे। और अभी भी ये स्थिति है कि मोहन यादव जी के कैबिनेट में जो है वो काफी सीनियर लीडरशिप है। प्रहलाद पटेल जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ विशेष तौर पर कि मध्य प्रदेश में जब कभी शिवराज को बदले जाने की एक चर्चा चलती थी, हालांकि इस पे कोई बहुत दम नहीं होता था, लेकिन जिस तरह की एक सुगबुगाहट होती थी, मीडिया से खबरें आती थी, तो एक नाम उभरता था नरेंद्र सिंह तोमर का। और 2023 में जब केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का, तब भी ये लग रहा था कि शायद इन्हीं में से कोई जो है मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये जिम्मेदारी मिली, शीर्ष नेतृत्व ने दी डॉक्टर मोहन यादव जी को, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो काफी सरल मिजाज के व्यक्ति हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। आप देखिए कि उनके कैबिनेट में काफी सीनियर लोग हैं, लेकिन किसी तरह का विवाद नहीं है, जबकि इसी मध्य प्रदेश में कभी उमा जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो एक सीनियर लीडरशिप होती थी, इसमें बाबूलाल गौर होते थे, कैलाश जोशी जी होते थे, प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तब किस तरह की खींचतान होती थी। लेकिन अब उस तरह की खींचतान जो है नहीं दिख रही है, तो निश्चित तौर पर ये इनकी नेतृत्व कुशलता ही मानी जाएगी डॉक्टर मोहन यादव की। और औद्योगिक विकास भी कर रहे हैं, और अभी जो आपका बजट आया उसमें देखिए किसी तरह कोई नया कर नहीं है। लाडली बहना योजना का जो लाभ है वो महिलाओं के खाते में भी मतलब जल्दी मंझ गए, वो कम समय में मंझ चुके हैं मध्य प्रदेश की सियासत है। इनका जो डॉक्टर मोहन यादव है वो कई मायनों में काफी सफल है, ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। ठीक बात। गीत दीक्षित जी, उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी, उज्जैनी जो है कई मामलों में देश क्या पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो ऐसे में वहाँ से निकले हुए उज्जैन के लाल ने मध्य प्रदेश में कमाल कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है महन जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि
उज्जैन का ये बाबा महाकाल की नगरी के डॉक्टर मोहन यादव के साथ हमेशा मैं ये देखता आया हूँ कि उनके साथ जो है चमत्कारों का अक्सर दौर रहा है। चमत्कारों के साथ परिश्रम की बात अक्सर आती थी। परिश्रम से मेरा तात्पर्य यह है कि जब उज्जैन विकास प्राधिकरण से पहले जब बतौर कार्यकर्ता और कारकुनों के साथ जब वो रहते थे तो ये बात सामने आती थी कि उज्जैन की राजनीति में ये चमकता हुआ सितारा एक दिन मध्य प्रदेश का मुखिया बन जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत से कम लोगों को थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी सहजता, इतनी सरलता और इतनी सौम्यता, आप देखिए कि पूरी केंद्रीय राजनीति की आंखों का तारा बने हुए हैं। और इससे बड़ी बात में जो जितना मैं जानता हूं, आप भी और हम सब मिले हैं, मुख्यमंत्री के अंदर राजनीतिक समझ तो है ही, लेकिन आप देखिए कि उनके अंदर ज्ञान की भी समझ बहुत ज्यादा है। आप चाहे किसी भी विषय बात करा लीजिए उनसे, उनके अंदर भरपूर ज्ञान है। तो मतलब आशय ये है मेरा कहने का कि मुख्यमंत्री के रहते हुए प्रशासनिक पकड़ उनकी बहुत मजबूत है। दूसरा, अगर कहीं आध्यात्मिक दर्शन पर बात करनी हो तो उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मैंने एक कार्यक्रम के दौरान ही देखा था, दो दिग्गज थे और दोनों दिग्गजों को उनने सुदामा और कृष्ण के जब व्याख्या सुनाई तो वो दोनों दिग्गज मौन साधे रह गए और उनको स्वीकारना पड़ा कि आपका ज्ञान हम स्वीकारते हैं और हम इसको चुनौती कभी नहीं दे सकते। तो मेरा तात्पर्य कहने का कि राजनीति के पटल पर कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति में अपनी छाप छोड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस सफर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अपनी छाप छोड़ी है और राजनीति के शिखर पर वो निरंतर जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से गतिमान होते जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे और ये केंद्रीय नेतृत्व की नजर में आने लगा है। ठीक बात। खिलावन चंद्राकर जी, जब डॉक्टर मोहन यादव शुरुआत में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने और उसके बाद धीरे धीरे फिर पार्टी ने कई दायित्व सौंपे, तो जब वो कुछ बोलते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुझे भी मालूम नहीं था कि पार्टी मुझ पर इतना बड़ा दाव लगा लेगी या पार्टी मुझे मुख्यमंत्री के बतौर खड़ी करेगी। लेकिन खड़ा होना और बड़ा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो खड़े तो हुए डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, ऐसे परिवार से जब उनके पिताजी एक चाय नाश्ते की दुकान उज्जैन में चलाते हुए शिफ्ट हुए थे, उनके परिवार में 3 भाई में सबसे छोटे थे, बहनें भी, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी। तो डॉक्टर मोहन यादव जो अपनी एक वो कहते हैं ना कि जैसे शुरू से लेके बचपन से लेके और अभी तक एक सीधे कदम ताल पर चले, तो ये जो कदम ताल उनका रहा, संघ से जुड़ाव, विद्यार्थी परिषद में काम काज या फिर जिम्मेदारी संभालना या फिर युवा मोर्चा में जिम्मेदारी संभालना, संघ की जिम्मेदारी संभालना, ये सब कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं ना कि प्रारब्ध कुछ होता है, तो ये उनके काम आया। या उनकी पूरी शैली पर एक छोटा सा कमेंट आपसे लेंगे कि बचपन से लेके अभी तक जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, वो क्या कहता है? देखिए महेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मुख्यमंत्री जब बने मोहन यादव, तो किसी को कल्पना नहीं थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मध्य प्रदेश में इस तरह से अचानक जो है उनको उनके नाम को आगे बढ़ा दिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। देखिए, वैसे मूलतः जो है जो बात हुई थी और जो चर्चाएं चल रही थी, या जो 23 के अंतिम समय के अंतिम दिनों के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें स्पष्ट ये लग रहा था कि या तो शिवराज सिंह चौहान को पुनः मुख्यमंत्री का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था और मुझे लगता है कि उनने बहुत बेहतर तरीके से, पहले से बेहतर अपनी स्थिति को मजबूत किया था, इसलिए उनके नाम की ज्यादा चर्चा चल रही थी। और अन्य कई लोग थे, जैसे प्रहलाद पटेल जी का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम था, और कई लोग, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम था। इस तरह से इन नामों की चर्चा ज्यादा चल रही। लेकिन एक तरफ उन्होंने जब मोहन यादव का नाम सामने आया भाजपा विधायक दल की बैठक में, तो जब पर्ची खुली तो उनको पर्ची वाले मुख्यमंत्री या जो है एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दी गई। और विपक्ष ने तो स्पष्ट आरोप लगाया कि इस तरह के मुख्यमंत्री ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, या भाजपा के नेताओं ने भी दबे जुबान में यही कहते रहे कि उनके वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। और लेकिन हम लोग जानते थे, हम जैसे लोग उनके कार्यकाल को देखे थे, जिस तरह से उन्होंने विद्यार्थी परिषद में काम शुरू किया, फिर संघ के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्हें मान्यता मिली, वो उज्जैन विकास प्राधिकरण में पदस्थ रहकर
लंबे समय तक उज्जैन के की बेहतरी के लिए काम किया। बाद में फिर उच्च शिक्षा के मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश शासन में बहुत बेहतर मंत्री के रूप में, अच्छे मंत्री के रूप में, अच्छे कार्यकाल वाले मंत्री के रूप में उनकी पहचान बनी। तो मुझे लगता था कि उनका जो कार्यकाल रहेगा आने वाले समय में वो काम करेंगे, निश्चित रूप से बहुत बेहतर रहेगा, और वही हुआ। हम लोगों ने देखा, जीत भाई ने भी ये बात महसूस की, और हमारे पत्रकार साथी जो जुड़े हुए उन्होंने भी महसूस की कि उनका कार्यकाल बेहतर रहा और बेहतर रूप से चल रहा है। चाहे वो इन्वेस्टर्स नीति के मामले में हो, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उनका परिणाम सामने आने वाला है। और जिस तरह से उनका प्रयास था उससे स्पष्ट दिखने लगा है कि निश्चित रूप से उनको सफलता मिल जाएगी। और जो पुराने समय में इन्वेस्टर्स मीट की असफलताएं थी, उससे उभर कर वो जिस तरह से न सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाया, बल्कि उद्योगपतियों में, इन्वेस्टर्स लोगों में जो है विश्वास अर्जित किया, उससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों उसके परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। न सिर्फ देखिए, जब मुख्यमंत्री बने थे वो, तब यह कहा जा रहा था कि जो लोक लुभावन योजनाएं हैं मध्य प्रदेश शासन के, जिससे बहुत अधिक ज्यादा धनराशि खर्च हो रही, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहने योजना, तीर्थ यात्रा इत्यादि इत्यादि कई योजनाओं को, जिसमें बहुत ज्यादा धनराशि मध्य प्रदेश सरकार की खर्च हो रही है, उसको बंद कर दिया जाएगा, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये हुआ, हमने देखा आज भी 1.25 साल से ज्यादा कार्यकाल हो गए मुख्यमंत्री मोहन यादव के, और इस कार्यकाल के दौरान, इस अवधि के दौरान न सिर्फ उन्होंने पुरानी योजनाओं को नए सिरे से या उसी तरह से लागू किया, उसमें बदलाव भी थोड़ा बहुत किया और बेहतर बनाने की कोशिश की, और कुछ नई योजनाएं भी लाकर उन्होंने प्रदेश की जनता को बेहतर कार्यशैली बताने के लिए, या बेहतर कार्यशैली वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान कायम करके निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम किया। और आज 60 साल की उनकी उम्र हो गई, ऐसा महसूस नहीं होता कि वो इतने ज्यादा उम्र के हैं, बल्कि उनके कार्यकाल को या उनकी कार्य प्रणाली को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत युवा मुख्यमंत्री है। तो अशोक शुक्ला सर, ये जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इन डॉक्टर हैं, मोहन हैं और यादव हैं। क्लासिफिकेशन यदि हम करें तो डॉक्टर यानी योग्यता का प्रमाण होता है, मोहन मृदुभाषी होते हैं, और यादव मतलब कुल मिलाकर जवाबदेही, यदि किसी को जवाब देना चाहें तो फिर वो यादव भी हैं। तो ये एक इस नेचर के अनुरूप वो आगे बढ़े हैं, मुस्कुराते हुए मिले हैं। जो उनके पीठ पीछे घात लगाकर बैठे थे या जो उम्मीदें लगाए बैठे थे, उनको धीरे धीरे किनारे लगा दिया। अपने काम के बलबूते पर यानी योग्यता के बलबूते पर हाई कमान की नज़रों में आए, और नंबर 1 जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा, 3 लोगों की यदि पसंद है तो तीनों यहाँ आमद दे चुके हैं, मोहर लगा चुके हैं कि मोहन पर मोहर है। अब कोई इफ एंड बट नहीं। आप देखिए कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में कई तरह के सवाल खड़े होते थे, क्योंकि एक सीनियर लीडरशिप जो थी मध्य प्रदेश में मौजूद थी, और जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के वो लोग दावेदार भी थे। अभी जैसे हमारे चंद्राकर जी भी जिक्र कर रहे थे, इनका कैलाश विजयवर्गीय थे, कई थे, गोपाल भार्गव जी थे, कुछ लोग हाशिए पे चले गए, उनको मंत्रिमंडल में स्थान तक नहीं मिला। मतलब पार्टी के अंदर किसी तरह का अंतर विरोध जो कहीं रहा भी होगा थोड़ा बहुत, तो इन्होंने अपने मधुर व्यवहार से और जिस सरलता के साथ में ये इनका, आप जनता से भी देखें ना, आप जनता में भी इनकी इमेज बहुत अच्छी है, लोग इनको पसंद करते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये प्रारंभ में ये मुख्यमंत्री बने थे तो इनके सामने एक पहचान का भी संकट था। ठीक है कि इसके पहले ये शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन वो एक पहचान जो मिलनी चाहिए थी, वो पहचान इनको तब मिली जब इनके काम सामने आने लगे, लोग देखने लगे कि ये मुख्यमंत्री हैं, लोग प्रोफाइल है, लोग इसे सुनते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और जो आपने जवाब देने की बात कही कि जब शीर्ष नेतृत्व आपके साथ में खड़ा होता है तो आप में आत्मबल भी होता है, और फिर आप जो है उन चुनौतियों का भी आप सामना कर लेते हैं जो आपके सामने होती हैं। लेकिन मैं एक दूसरी बात ये आपसे कहूंगा कि यदि ये 2 वर्ष का जो इनका कार्यकाल है, मध्य प्रदेश में चुनौतियां अभी भी इनके सामने हैं। प्रशासनिक अराजकता जो है
महेंद्र जी आप भी महसूस करते हैं, और अभी हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि एक बड़ी घटना मऊगंज में हुई है, तो अभी चुनौतियां हैं। जो गुड गवर्नेंस है वो एक बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश सरकार के सामने। अभी यहाँ की जो प्रशासनिक मशीनरी है उस पर पूरी तरह से इनका नियंत्रण हो गया, ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। रोजगार की एक बड़ी समस्या है, पेयजल का संकट भी अभी देखिए, गर्मी आ रही है, भी एक चुनौती ये भी सामने आएगी कि कई स्थानों पर आपको जो है पेयजल संकट की खबरें आएंगी। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लोकप्रिय सरकार है, इसमें कोई दो राह नहीं है, एक अच्छे मुख्यमंत्री। लेकिन अभी भी अब ये ऐसा है कि जैसे उनके हम बढ़ रहा है, लेकिन जो चुनौतियां हैं अभी उससे किस तरह से निपटते हैं ये भी देखना। व्यक्तित्व का हम आकलन, मूल्यांकन और उनकी सियासी जो सियासी अनुभव है उनकी बात कर रहे हैं, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हांडी के चावल में से अभी बहुत कम समय हुआ है उनका मुख्यमंत्रित्व काल का, तो थोड़े से चावल निकाल के देख रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि अभी और तो चुनौतियां बाकी हैं दीक्षित जी अभी। स्वाभाविक तौर से जब भी कोई नया निजाम बैठता है अपने पद पर, तो उसके साथ अगर चुनौतियां नहीं होंगी तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, ये बात से मैं 200% सहमत होता हूँ। लेकिन महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे कालांतर में ले जा सकता हूँ। खिलावन जी भी मेरी बात से सहमत होंगे और शुक्ला जी भी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को जब पद से हटाया गया था या पद जब छोड़ के गई थी, तो जो मुख्यमंत्री बने थे उनने पूर्व मुख्यमंत्री के सारे फैसले बदल दिए। उसके बाद जब बाबूलाल गौर पद से हटे तो शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तो शिवराज जी ने उनके फैसलों का अनुसरण नहीं किया। लेकिन मोहन यादव की एक खासियत ये रही कि उन्होंने शिवराज जी के फैसले न बदले न बंद किए और उसको लगातार चलायमान रखा हुआ। यह अलग बात है कि लाडली बहना के पैसे नहीं बढ़ पाए, लेकिन कई बार तो जब मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों का यह कहना था कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, संबल योजना बंद हो जाएगी, ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके साथ विस्तार करते चले गए। और यही एक खूबी है, देखिए उसमें अगर आप किसी लाइन को आगे बढ़े करते हैं तो महेंद्र जी वो आपकी एक खूबी होती है और आपकी पहचान स्थापित कर जाती है। इन्वेस्टर समिट हमने देखा था इंदौर में होती थी, लेकिन संभागीय स्तर पर अगर इन्वेस्टर समिट करी है तो मतलब उस संभाग को डेवलप करने का विजन उनके अंदर आ गया था। मैं मानकर चलता हूं कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने होंगे उनके अंदर उद्योग को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार, जैसे शुक्ला जी भी जिक्र कर रहे हैं, स्वाभाविक तौर से रोजगार की दिक्कत है, लोगों युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, इसको लेकर तमाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी इससे मध्य प्रदेश है, बाकी और कई राज्यों में भी ये स्थितियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उससे चुनौती से दो चार कर रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। विदेशों की यात्राएं करी उन्होंने आपके सामने, आपने कई इन्वेस्टर समिट वहां ज्वाइन की है, उनकी विजन को आपने देखा है, उनका जो 1-to-1 टॉक हुआ है उससे उनको लगा है कि देखिए मध्य प्रदेश में जो है विकास की बयार बहेगी। लेकिन अब विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन हाँ, ये मैं बात मानकर चलता हूं महेंद्र जी कि अगर आपके पास सफलता है तो आपके साथ चुनौतियां हैं जो आपको असफल होने से बचाएंगी। लेकिन आपको असफलता को प्राप्त करने से पहले सफलता का ध्यान रखना है और लक्ष्य ध्यान रखना है कि हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी उनका हम मुस्तैदी से सामना करेंगे। ये बात बखूबी डॉक्टर मोहन यादव जानते हैं शुक्ला जी। लेकिन एक सवाल और यहाँ खड़ा हो जाता है कि देखिए, एक लाइन दे दी है गीत जी ने कि अपनी लाइन बड़ी करना या दूसरे की छोटी करना, तो डॉक्टर मोहन यादव दूसरे की लाइन छोटी करने में कतई भरोसा नहीं करते, जो अभी 1.25 साल का हमने कार्यकाल देखा, क्योंकि उनके साथ वो सीनियर मोस्ट भी हैं जो कभी केंद्र की सियासत में मध्य प्रदेश के बरदहस्त, मतलब मध्य प्रदेश को उनका बरदहस्त चाहिए था, लेकिन आज वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं डॉक्टर मोहन यादव की। वो भी लोग हैं जो लाइन में थे मुख्यमंत्री की, जैसा आपने कहा, लेकिन फिर भी सबको संयमित कर, सबको संतुलित कर, सबसे समन्वय बनाकर, किसी को भी कहीं कोई ऐसी खटपट नहीं हमें इन पूरे सालों में दिखाई दी। हालांकि सियासी चर्चाएं वो तो होती रहती हैं, तो ये बात कही जाएगी कि अपनी लाइन बड़ी करने में भरोसा रखते हैं डॉक्टर मोहन यादव। शुक्ला सर, ने सुधार भी किए हैं, जैसे टाउन कंट्री प्लानिंग में उन्होंने कुछ सुधार किए हैं। वो लगातार सुधारों की ओर अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं कि मध्य प्रदेश और बेहतर स्थिति में पहुंचे, यहाँ के लोगों के पास में रोजगार भी हो। और मैं दीक्षित जी और आपकी दोनों की बात से सहमत हूँ कि अभी 1.25 वर्ष का कार्यकाल है और जब चुनौतियां होती हैं सामने तभी आपकी कार्यकुशलता भी सामने दिखती है। और अगर चुनौतियां नहीं है किसी मुख्यमंत्री के सामने तो उसको करने के लिए क्या है। तो मोहन यादव एक पढ़े लिखे, समझदार, लो प्रोफाइल, जनता के बीच में जनता की व्यवहारिक कठिनाइयों को समझने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे मैं इनको देखता हूँ। और ये छोटी छोटी चीजें भी जो है जनता को कहाँ कठिनाइयां हो रही हैं। अभी देखिए जो संविदा 2 की जो रजिस्ट्री होने लगी या रजिस्ट्रेशन के साथ में म्यूटेशन होने लगा, तो ये कई तरह की जो है सुधारों की ओर लगे हुए हैं। और ये जो औद्योगिक विकास है, जब तक मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं होगा
तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं या रेवेन्यू जनरेट कैसे होगी, तो कुछ चीजें हैं जिसको ये कर रहे हैं और इनके प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। चलिए, तो वो खिलावन चंद्राकर सर, और क्या कहेंगे आप, क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ जो सफलताएं हैं वो तो लिख चुकी हैं, अभी और आगे लिखेंगी, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। अशोक शुक्ला सर ने कहा कि जब कोई शीर्ष पद पर होता है तो उसके सामने चुनौतियां बड़ी हो जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। गीत दीक्षित जी कह रहे हैं कि अपनी लाइन बड़ी करने में भरोसा रखते हैं और वो धीरे धीरे इस बात को साबित करके दिखाएंगे। मैं महेंद्र जी, मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ गीत जी के, अशोक जी के, दोनों के बातों से कि चुनौतियां बहुत है डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष। और मुझे लगता है कि जो आदमी चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ता है या चुनौतियों को सामना करने का और आगे बढ़ने का मादा रखता है, तो व्यक्ति बहुत आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। मुझे लगता है कि मोहन यादव भी इसमें सफल होंगे। हालांकि चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखें तो लगातार कर्जे लेने की स्थिति है। मोहन यादव के पास पुरानी योजनाएं जो है, जो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुई थी, चाहे संबल हो, चाहे लाडली बहना हो, ऐसी योजनाओं को चालू रखने के लिए बड़े धनराशि की जरूरत की भी चुनौती है। कानून व्यवस्था की स्थिति को मैं पहले से बेहतर नहीं मानता, पहले के समान ही चल रहा है, लेकिन हाँ, उसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। चलिए देखते हैं। वो कहते हैं ना, मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल हो। इसी लाइन पर शायद वो चलते हैं, क्योंकि कबीर जी के दोहे को आत्मसात कर वो आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया खिलावन जी, अशोक शुक्ला जी और गीत दीक्षित जी आपका कि हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। तो लाडले मोहन, सबके लाडले मोहन, मध्य प्रदेश के लाडले मोहन, जन्मदिन है उनका, इसीलिए आज उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके संघर्ष पर हमने बात की। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी शामिल रहे, तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा। अब देखिए, उनकी जो सफलताएं हैं वो उनके हिस्से में हैं, लेकिन अभी चुनौतियां बरकरार हैं। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।